गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं एनिमल बिहेवियर के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने एनिमल बिहेवियर के अंतर्गत फिश माइग्रेशन को बहुत अच्छे से जाना, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोग फिश माइग्रेशन से ही रिलेटेड कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन के विषय में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अभिगमन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अर्थात जो फिशेस होती हैं, फिशेस में अभिगमन की प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ ऐसे कारक होते हैं जो उनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे फिजिकल फैक्टर्स के विषय में कि कुछ ऐसे भौतिक कारक होते हैं, भौतिक घटक होते हैं जो फिश के माइग्रेशन के, फिश के अभिगमन को प्रभावित करते हैं। बॉटम मटेरियल्स, डेप्थ ऑफ वाटर, टेम्परेचर, टर्बिडिटी एंड फोटोपीरियोडिज्म इज द मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर द माइग्रेशंस ऑफ द फिशेस। अर्थात जो फिजिकल फैक्टर्स में हम देखेंगे भौतिक कारक में, तो बॉटम मटेरियल्स, डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर की गहराई कितनी है, कितने अमाउंट में वाटर है, टेम्परेचर अर्थात वाटर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा बच्चों तो वहाँ फिश क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि गर्म जैसे जैसे पानी गर्म होता चला जाता है वैसे वैसे उसमें से ऑक्सीजन डिसोसिएट होता जाता है। क्योंकि डेफिनेटली सी बात है कि वो जितनी भी एक्वाटिक फिशेस होती हैं वो तो वैसे भी बड़े हार्श कंडीशन में रहती हैं, क्योंकि जो ड्राई एयर होता है उसकी अपेक्षा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में वो 800 गुना ज़्यादा डेंसर होता है। अर्थात डिजॉल्व ऑक्सीजन की डेंसिटी एयर जो ड्राई एयर होता है उसकी अपेक्षा 800 गुना ज़्यादा डेंसर होता है। तो वैसे भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन लेने में, और उसमें अगर पानी गर्म होने लगता है तो पानी गर्म होने से जो ऑक्सीजन का है उसका डिसोसिएशन होने लगता है, ऑक्सीजन की होल्डिंग करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन होल्डिंग करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो सकती है, उनकी डेथ हो सकती है। तो वहाँ से वो माइग्रेट करके सुटेबल स्थान पर चले जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन रिच वाटर अवेलेबल हो सकता है। ठीक, तो यही है फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से कारक हैं। बॉटम मटेरियल्स, डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर की गहराई अच्छी होनी चाहिए, टेम्परेचर उनके लिए एडाप्टेबल होना चाहिए, उनके लिए फेवरेबल होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। अर्थात जितना उनको टेम्परेचर चाहिए उतने टेम्परेचर में ही वो सर्वाइव करेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर होने पर अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ से वो क्या करेंगे, वो वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, वहाँ से दूर चले जाएंगे। अर्थात उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो निगेटिव फीडबैक देगा, है ना। टर्बिडिटी, अगर पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो गंदा पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी घट जाती है, तो ज़्यादा गंदे पानी में भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ से वो माइग्रेट कर जाएंगे। फोटोपीरियोडिज्म, अर्थात पानी में एक अच्छे जगह तक, मतलब एक डेप्थ तक प्रकाश का पेनेट्रेशन होना चाहिए। तो प्रकाश का पेनेट्रेशन, कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो प्रकाश के लिए क्या होती हैं, अर्थात पॉजिटिव फोटोटैक्सिस रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। तो जो अच्छा प्रकाश, जहाँ तक प्रकाश, तो पानी के अंदर प्रकाश अच्छे जगह तक, एक सुटेबल स्थान तक पेनिट्रेट होना चाहिए, ये उनके लिए। तो अगर मान लीजिए इनमें फ्लक्चुएशन आ जाता है, बॉटम मटेरियल कम हो जाता है, अगर वाटर का डेप्थ कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, या फिर पानी गंदा हो जाता है, टर्बिडिटी हो जाती है, या फोटो पीरियडिज्म कम हो जाता है, तो वहाँ से वो माइग्रेट करके दूसरी जगह के लिए चली जाती हैं। आइए बात करते हैं केमिकल फैक्टर्स में। केमिकल फैक्टर्स में क्या है, पीएच, अगर पानी का पीएच बढ़ जाता है तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। स्मेल, अगर पानी का स्मेल भी ज़्यादा दुर्गंध से हो गया, अर्थात स्मेल उसमें आ रहा है, तो वही वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। टेस्ट ऑफ वाटर, वाटर का टेस्ट उनके लिए अडेप्टेबल होना चाहिए, सर्वाइवल योग्य होना चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट्स, अगर पॉल्यूटेड पानी हो गया है, ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स उसमें डिजॉल्व हैं, तो वहाँ भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डिजॉल्व गैसेस, अर्थात गैसेस का डिजॉल्वमेंट अगर ज़्यादा रहेगा, कुछ ऐसी गैसेस जो उसके लिए हानिकारक हैं, तो वहाँ से वो माइग्रेट करके चली जाएंगी। तो ये भी इनके लिए क्या होते हैं, एक प्रकार के इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर हम बात करें, सेक्सुअल मैच्योरिटी, अगर फिशेस में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तो वो अपना जनरेशन बढ़ाने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान को माइग्रेट कर जाएंगे। ब्लड प्रेशर, फूड, अगर भोजन की स्कॉर्सिटी हो जा रही है, अगर वहाँ भोजन के रिसोर्सेज घट रहे हैं, तो वहाँ से वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाएंगे। मेमोरी एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशंस ऑफ द माइग्रेटरी फिशेस। तो माइग्रेटरी फिशेस में मेमोरी और इंडोक्राइन ग्लैंड भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उनको अभिगमन कराने के लिए। अगला क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, अर्थात भोजन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। अगर भोजन की प्रचुर मात्रा नहीं रहेगी तो अपने फीडिंग के लिए क्या करते हैं, अपने फीडिंग के लिए वो माइग्रेट करके
कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। आइए बात करते हैं टेम्परेचर के विषय में। स्पेशली हाई टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इन समर प्रोवाइड्स स्टिमुलस टू द सलमान फॉर माइग्रेशन। अर्थात सी वाटर में रहने वाले जो सलमान फिशेस होती हैं बच्चों, अगर वहाँ हाई टेम्परेचर बढ़ने लगता है गर्मी के समय में, तो वो वहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा पानी गर्म होने लगता है तो वहाँ ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होने लगता है, और ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द ऑक्सीजन जितनी भी मछलियाँ हैं वो क्या कर जाएंगी, लीड्स टू द डेथ, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेंगी, मर जाती हैं वो, इसलिए वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसमें कौन है? सलमान फिशेस। तो जो सी फिशेस, जैसे सी समुद्र के पानी में जब हाई टेम्परेचर होने लगता है गर्मियों के समय, तो उस समय सलमान फिशेस क्या करती हैं, माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह चली जाती हैं। टेम्परेचर ऑफ द फ्रेश वाटर राइज मूव अप स्ट्रीम फॉर स्पाविंग। तो फ्रेश वाटर में निवास करने वाली जो मछलियां होती हैं बच्चों, अगर वहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वो क्या करती हैं, अपने स्पाविंग के लिए अर्थात अंडे देने के लिए वो अप स्ट्रीम मूवमेंट कर जाती हैं, अर्थात वो दूसरी जगह चली जाती हैं, है ना। तो सी वाटर में भी पाई जाने वाली जो मछलियाँ जिसको हम सलमान फिश के रूप में जानते हैं, वो क्या करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। और इसी प्रकार से फ्रेश वाटर में भी पाई जाने वाली जो मछलियाँ होती हैं वो भी अपने स्पाविंग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए माइग्रेट कर जाती हैं। अगला अगर हम देखें बच्चों तो सैलिनिटी ऑफ वाटर। स्टेनोहायल फिशेस डू नॉट प्रोसेस लार्ज स्केल माइग्रेशन। जो स्टेनोहायल फिशेस होती हैं वो मैसिव अमाउंट में या लार्ज स्केल्स में माइग्रेशन नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो सेलाइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। जो स्टेनोहायल फिशेस होती हैं वो सेलाइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो ज़्यादा माइग्रेशन नहीं करती हैं, अर्थात लार्ज स्केल में माइग्रेशन उनका नहीं होता। लेकिन यूरिहायल फिशेस प्रोसेस लार्ज स्केल माइग्रेशन। लेकिन वहीं अगर हम यूरिहालाइन फिशेस की बात करें तो वो सब जगह सर्वाइव कर सकते हैं, है ना, अर्थात उसमें लार्ज स्केल में माइग्रेशन देखने को मिलता है। दे माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी, फ्रॉम द ओशियन टू द फ्रेश वाटर फॉर द स्पाविंग। वो क्या करते हैं, फ्रेश वाटर से सी वाटर एंड सी वाटर से फ्रेश वाटर, दोनों जगह वो एडेप्टेबल होती हैं, है ना। और इन्हीं को हम ट्रू फिशेस कहते हैं और ट्रू माइग्रेटरी फिशेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू माइग्रेटरी फिशेस। क्योंकि इसमें ऑस्मोटिक इम्बैलेंस नहीं होने पाता है, क्योंकि ये दोनों जगह सर्वाइव करने के लिए सुटेबल होती हैं, एडेप्टेबल होती हैं, और यही होना भी चाहिए। अगर उनको स्वच्छ जल में रखा जाए तो स्वच्छ जल में सर्वाइव कर सकें, और फिर अगर वहाँ से उठाकर उनको सलाइन वाटर में रख दिया जाए तो वहाँ भी सर्वाइव कर सकें। तो दोनों के प्रति वो क्या है, बिल्कुल हैबिचुअल है। तो यही होना भी चाहिए, ये सबसे अच्छा होता है। अगर इनको सर्वाइव करना है तो एडेप्टेबल होना चाहिए और इनको सब जगह सर्वाइव करना चाहिए, अर्थात जिसकी वजह से ऑस्मोटिक इम्बैलेंस नहीं होने पाता है। तो यूरिहायल फिशेस जो होती हैं उनमें ये टेंडेंसी पाई जाती है कि वो फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर और सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते रहते हैं। इसमें फॉर एग्जाम्पल कौन सी फिशेस आती हैं? सलमान, एंगुला, हिल्सा एंड गैस्ट्रोस्टियस ना। सलमान फिशेस आती हैं, एंगुला जिसको हम इल कहते हैं, अमेरिकन इल या फिर अटलांटिक इल, हिल्सा, इलिसा एंड गैस्ट्रोस्टियस, ये जितनी भी फिशेस होती हैं ये ऑरिहायल होती हैं, ऑरिहालाइन होती हैं, और ये सब जगह सर्वाइव कर सकती हैं, बहुत जगह एडेप्टेबल होती हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज द सी वाटर बोथ, है ना। आइए अब हम देखते हैं कुछ और भी इन्फेक्ट करने वाले कारक होते हैं, जैसे इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अर्थात लाइट का इंटेंसिटी, कितना तेज लाइट है और कितने ड्यूरेशन तक वो टिक रहा है, ये भी बहुत क्या होता है, मायने रखता है इनके लिए। सम फिशेस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लाइट। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस रिस्पॉन्स करती हैं, अर्थात वो प्रकाश के प्रति सुग्राही होती हैं। एंड कैन बी ट्रैप्ड बाय द प्लेसिंग लाइट एट द सुटेबल पॉइंट। जहां सुटेबल पॉइंट पर उनको लाइट मिलेगा वो माइग्रेट करके वहीं चले जाते हैं। तो कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस रिस्पॉन्स करती हैं, अर्थात वो प्रकाश के प्रति सुग्राही होती हैं, जिधर प्रकाश होता है उधर माइग्रेट करके चले जाते हैं। पेट्रोमाइजान एंड एसाइपेंसर माइग्रेट ड्यूरिंग द नाइट। तो जहाँ नाइट के समय, अर्थात नाइट के समय वो क्या करते हैं, जो पेट्रोमाइजान होते हैं या एसाइपेंसर जो होते हैं वो माइग्रेट करके क्या करते हैं, वो लाइट की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। अगला क्या है, वाटर करंट। वाटर करंट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फिशेस। जो वाटर करंट होती है बच्चों, जल की धारा, वो उनके माइग्रेशन को प्रभावित करती हैं। एग एंड फ्राई आर पैसिवली ट्रांसपोर्टेड अलोंग विद द करंट विद फीडिंग ग्राउंड्स। जो एग्स होती हैं या फिर फ्राई, जो उनके लार्वा होते हैं मछलियों के, वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट करती हैं, अर्थात वो अपनी बॉडी का विदाउट लॉस ऑफ द एनर्जी, अपने शरीर का एनर्जी लॉस किए बगैर वो वाटर करंट के साथ बहकर
कहाँ चले जाते हैं, फीडिंग ग्राउंड में चले जाते हैं। क्योंकि जो एग्स होते हैं और लार्वा होते हैं बच्चों, इनमें अपना कोई एफर्टेबल प्रयास नहीं करना है, उनमें उनको अपना कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगाना है, वो केवल जल की धारा के साथ ही बहकर अपने फीडिंग ग्राउंड पर चले जाते हैं जहां उनको भोजन प्राप्त करना है। आफ्टर स्पाउमिंग स्पेंट सलमॉन्स आर कैरीड बाय द रिवर करंट टुवर्ड्स द सी। और जब सलमान फिशेस बच्चों स्पाउमिंग के लिए जाती हैं, जो उनके पेरेंट्स जो सलमान फिशेस होती हैं, उनके पेरेंट्स क्या होते हैं स्पाउमिंग के लिए, वो कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर में स्पाउमिंग करने के बाद, अंडे देने के बाद, वो वाटर करंट के साथ ही विदाउट, क्योंकि वहाँ वो मैंने बताया ना बच्चों, जब वो माइग्रेशन करते हैं तो माइग्रेशन करते समय ही उनका क्या करते हैं, वो फीडिंग अपना कुछ उनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेज आ जाते हैं, जैसे भोजन करना बंद कर देते हैं, उनमें उनके बॉडी में अर्थात कलर चेंजेज हो जाते हैं। तो जब वो भोजन करना बंद कर देते हैं तो वैसे भी उनके अंदर एनर्जी नहीं रह जाती है। तो जब वो वापस आते हैं अपने इस अंडे देने के बाद, जब अपने नेटिव प्लेस पर आते हैं, अपने ग्राउंड पर नेटिव प्लेस पर आते हैं, तो वो जल की करंट के साथ ही बहकर आते हैं, अर्थात वहाँ भी वो अपना कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लॉस करते हैं, अर्थात वो भी पसिवली मूवमेंट करके अपने कहाँ आते हैं, मतलब सी में चले आते हैं। फ्रेश वाटर से स्पाउमिंग मतलब अंडे देने के बाद वो फिर सी वाटर में वापस चले आते हैं, ठीक, वहाँ भी वो अपना एनर्जी लॉस नहीं करते हैं। आगे करते द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द गोनट्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स गवर्निंग माइग्रेशन। जो मैच्योरिटी होती है, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे उनके गोनट्स मैच्योर हो जाते हैं, जैसे वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ब्रीडिंग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं अंडे देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको अपना जनरेशन बढ़ाना है, अपना संख्या बढ़ाना, अपना कॉलोनी डेवलप करना है, तो इसके लिए इनकी मैच्योरिटी भी मायने रखती है, अर्थात गोनट्स डेवलपमेंट होने के बाद वो क्या करते हैं, वो करते हैं माइग्रेशन। इसी प्रकार से इंडोक्राइन ग्लैंड्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द गवर्निंग ऑफ द माइग्रेशन। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है बच्चों, ये भी इनके माइग्रेशन का एक कारक होता है, एक फैक्टर होता है। आइए बात करते हैं कि हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द फिश माइग्रेशन। ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो फिश माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर हम बात करें, प्रोलैक्टिन एंड कार्टिकोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिश माइग्रेशन। जितने भी माइग्रेटरी फिशेज होती हैं बच्चों, उसमें प्रोलैक्टिन और कार्टिकोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है GH, वो सब क्या होते हैं, इनको माइग्रेशन कराने के लिए एग्रेसिव होते हैं, अर्थात माइग्रेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम यूरोफाइसिस एंड कॉर्पसल्स ऑफ द स्टाइनिस इज आल्सो एडेप्टेबल फॉर द फिश माइग्रेशन। पीनियल ग्लैंड्स की बात करें, थायराइड ग्लैंड्स जिसमें कैल्सिटोनिन होता है, तो ये सब जितने भी हार्मोन्स हैं बच्चों, ये फिश के माइग्रेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिश को माइग्रेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, कॉजेज ऑफ द माइग्रेशन। आइए हम बात करते हैं कि माइग्रेशन क्यों करते हैं, ये क्या कारण है माइग्रेशन का। अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ कोटे 1978, नॉर्थ कोटे ने यह बताया कि ये किस लिए माइग्रेशन करते हैं, टू ऑप्टिमाइज फीडिंग, अर्थात भोजन की स्कार्सिटी, भोजन के अगर वहाँ सोर्सेज घटने लगते हैं तो इसकी अर्थात इसकी कमी को दूर करने के लिए वो एक न्यू फीडिंग रिसोर्सेज के लिए चले जाते हैं, अर्थात न्यू फूड के रिसोर्स प्राप्त करने के लिए, एक दूसरे जगह भोजन प्राप्त करने के लिए वो माइग्रेशन करते हैं। अगला है टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन। अगर उनके लिए एडाप्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होता है बच्चों, तो अपने लिए एडाप्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक के मूवमेंट कर जाते हैं, अर्थात अपने शेल्टर के लिए, जहां उनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंटल क्लाइमेट होता है, सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगा, वहां वो माइग्रेट करके चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को सुधारने के लिए, प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए वो क्या करते हैं, अपने लिए एडेप्टेबल कंडीशन खोजते हैं। अगला है टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेसेस, अर्थात अपनी प्रजनन की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करते हैं, अपने फीडिंग प्लेस से हटकर वो ब्रीडिंग प्लेस की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने प्रजनन की प्रक्रिया को उनको इंप्रूव करना है, उसको सक्सेस करना है और फिर अपने कॉलोनी को डेवलप करना है। टू प्रोमोट कॉलोनाइजेशन, अर्थात अपनी कॉलोनी को क्या करना है, प्रमोट करना है, संख्या बढ़ाना है, बच्चे बढ़ाना है, फिर वो अपनी कॉलोनी बनाकर उसको क्या करेंगे, डेवलप करते हैं। अगला टू एक्सप्लॉयट रिच फूड रिसोर्सेज, अर्थात भोजन के रिसोर्सेज को क्या करने हैं, बढ़ावा देने के लिए, अर्थात उसको अच्छा बनाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इनहांस फूड इनटेक विच इज नेसेसरी फॉर इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट, फैकेंटिटी एंड सर्वाइवल, अर्थात ये क्या करते हैं, एक नए भोजन के रिसोर्स का तलाश करते हैं जिससे उनकी उपजाऊपन बढ़े और जिससे उनका क्या हो, ग्रोथ बन सके, उनका वृद्धि हो सके, तो इसके लिए उनके सर्वाइवल के लिए भी उपयोगी हो सके, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक नए फूड रिसोर्सेज का तलाश करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, है ना। अगर ये हम देखें
एडवांटेज ऑफ द फिश माइग्रेशन, फिश माइग्रेशन के क्या एडवांटेज है? इन द व्यू ऑफ द निकोल्स्की माइग्रेशन इज एन एडेप्टेबल टुवर्ड्स द अबंडेंस, अर्थात निकोल्स्की के अनुसार क्या है, माइग्रेशन एक प्रकार का एडेप्टेबल कंडीशन होता है, अर्थात वो अपने लिए अनुकूलन खोजते हैं, जहां उनके लिए सुटेबल कंडीशन होता है, सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, जहां उनका ठीक से स्पॉविंग हो सकता है, जहां उनका फीडिंग मटेरियल अच्छे से मिल सकता है, जहां वो अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशन में अपना शेल्टर बना सकते हैं, वहां वो मूवमेंट करके चले जाते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ द एडेप्टेबल कंडीशन, सुटेबल एडेप्टेबल कंडीशन को ही हम माइग्रेशन कह सकते हैं। द नर्सरी और स्पॉविंग ग्राउंड्स में नॉट हैव enough food to maintain both the mature and immature members of large population, अर्थात नर्सरी, अगर हम ये कहें कि नर्सरी और स्पॉविंग ग्राउंड, जहां नर्सरी होती है मतलब फिश की, या फिर जहां वो अंडे देते हैं, वो क्या होता है, मे नॉट हैव द इनफ फूड फॉर मेंटेन्स बोथ द मेच्योर एज वेल एज द इमेच्योर मेंबर्स, अर्थात जो मेच्योर मेंबर हैं, अडल्ट के साथ साथ उनके बच्चों का पूर्ण रूप से भरण पोषण करने के लिए जो नर्सरी ग्राउंड होता है बच्चों, या स्पॉविंग ग्राउंड होता है, वो इनफ नहीं होता है। अर्थात अगर हम ये कहें कि नर्सरी ग्राउंड पर या स्पॉविंग ग्राउंड पर ही उनके बच्चों के साथ उनके माता पिता का परवरिश हो जाए तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करके चले जाते हैं, अर्थात उतना अगर एक ही जगह पूरा पॉपुलेशन निवास करेगा बच्चों, तो वहाँ जीवन संघर्ष हो जाता है और भोजन की स्कॉर्सिटी हो जाती है, फूड रिसोर्सेज घटने लगते हैं, तो क्या होता है, वहाँ उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो फीडिंग ग्राउंड से स्पॉविंग ग्राउंड से फिर नर्सरी से फीडिंग, इस प्रकार से वो मूवमेंट करते रहते हैं। सेपरेट स्पॉविंग नर्सरी एंड फीडिंग ग्राउंड्स, इसीलिए मैंने बताया ना कि सब अलग अलग होता है, उनका स्पॉविंग ग्राउंड अलग होता है, फिर वहाँ से वो नर्सरी ग्राउंड बनाते हैं, फिर फीडिंग ग्राउंड बनाते हैं, तो सब अलग अलग जगह पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फोकस द प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर द स्पॉविंग, अर्थात वो एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन खोजते हैं अंडे देने के लिए, जहां उनके अंडे सुरक्षित हो सके, उनके बच्चे अच्छे से वहां हैचिंग करके बाहर आ सके, और फिर वो अपने नर्सरी से फीडिंग की ओर चले जाते हैं। तो कुल मिला के उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए अपनी कॉलोनी डेवलप करने के लिए, अपने बच्चों को स्पॉविंग कराने के लिए या फिर हैचिंग करने के लिए, है ना। इनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेसेस, अर्थात ये क्या करते हैं, एक अपना प्रजनन इनहांस करने के लिए, उनका एक जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो अच्छा, उसमें सुधार हो सके, और इसके लिए वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करते हैं। आइए बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फिश माइग्रेशन। फिश माइग्रेशन के डिसएडवांटेज, क्या कमियां हैं, क्या हानियां होंगी अगर फिश माइग्रेट करती हैं। इन परस्यूइंग लॉन्ग जर्नी मेनी माइग्रेटरी फिशेस गॉट लॉस्ट, अर्थात जब लॉन्ग जर्नी के लिए बच्चों फिशेस जाती हैं तो अधिकांश माइग्रेटरी फिशेस क्या हो सकती हैं, लॉस्ट हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी नेचुरल आपदाएं आ सकती हैं जिनकी वजह से उनका डेथ हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं, उनको उसके विषय में कोई आइडिया नहीं होता। जैसा कि मैंने फिश बर्ड्स में भी बताया था कि अगर वो जर्नी के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारे जैसे स्टॉर्म आ जाते हैं, आंधी तूफान आ सकते हैं, या कोई प्रेडेटर उनको खा सकता है, तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इन परस्यूइंग लॉन्ग जर्नी, अगर वो लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं तो मेनी माइग्रेटरी फिशेस गॉट लॉस्ट, बहुत सारे माइग्रेटरी फिशेस मर सकती हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ईटन बाय प्रेडेटर्स, जैसा कि मैंने भी बताया कि उसमें से अधिकांश मछलियां अर्थात किसी शिकारी की शिकार बन सकती हैं, अर्थात जो प्रेडेटरी जो फिशेस होती हैं वो हो सकते हैं, उनको क्या करें, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर उनको खा सकते हैं। इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज है कि माइग्रेशन करना उनके लिए उपयोगी तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके लिए हानिकारक भी वो सिद्ध हो सकते हैं। ठीक, इट इज ऑल अबाउट द होल टॉपिक ऑफ द फिश माइग्रेशन। इस प्रकार से बच्चों आज फिश माइग्रेशन का ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत उपयोगी होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियोस आपको पसंद में आए, आपके लिए उपयोगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूअर्स हो, सबसे पहले हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुँचते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।